दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारे साथ थे डॉक्टर एनसी शाह और डॉक्टर हरीश वर्मा, जिन्होंने हमें जानकारी दी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। परंतु समय के अभाव के कारण हमें उस चर्चा को वहीं रोकना पड़ा। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर वर्मा, अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज को औषधियाँ जो आपने बताई हैं, उसके अलावा किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक पित्तवर्धक आहार विहार से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसे हम आयुर्वेद में रक्त अतिसार से कंपेयर कर सकते हैं। तो रक्त अतिसार की पैथोलॉजी में अगर देखा जाए तो क्लियर कट लिखा है कि यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। अब पित्तवर्धक आहार क्या होता है? पित्तवर्धक आहार वो होता है जिससे हमारे शरीर में अग्नि की वृद्धि होती है, हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, ज़्यादा गरम मिर्च मसालों का इस्तेमाल, मीट मछली का सेवन, इन सब चीज़ों से बॉडी में पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने से अल्सर या इन्फ्लेमेशन जैसी रोगों का होना निश्चित है। जहाँ तक पित्तवर्धक विहार का ताल्लुक है तो इस तरह के थॉट्स या इस तरह के विचार या इस तरह के बिहेवियर या इस तरह के लाइफस्टाइल जिससे बॉडी में पित्त बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति धूप में ज़्यादा भ्रमण करता है, बहुत उसका सन एक्सपोजर रहता है, धूप में ज़्यादा घूमता है, उसमें गर्मी बढ़ जाती है। आम आदमी भी इसे समझता है। लेकिन आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने एक चीज़ को देखा कि यदि कोई व्यक्ति खाना खाते हुए कंप्यूटर पे बैठता है तो उसमें पित्त बढ़ने लगता है, या खाना खाते हुए आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो पित्त बढ़ता है। तो इस तरह के लाइफस्टाइल को भी अवॉइड करना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति वायलेंट मूवीज़ देखता है तो उसके दिमाग में वायलेंस आता है, फायर बढ़ती है। फायर बढ़ने से हमारी बॉडी में पित्त एनर्जी या पित्त बायो एनर्जी या पित्त दोष वो एग्रीवेट हो जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन या अल्सर जैसी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोगी को अवॉइड करना चाहिए। हम एडवाइस करते हैं जनरली कि पेशेंट ठंडे दिमाग से अपना खाना खाने में ध्यान रखें और खाना खाते हुए इधर उधर की चीज़ों को मत सोचे। उसके अलावा खाने में वो इन चीज़ों का, जैसे मैंने कहा कि मिर्च मसाले, चाय, शराब, मछली, अंडा, इनका इस्तेमाल ना करें। इसके अतिरिक्त जो हम एक और सलाह देते हैं, पेशेंट्स को हाइजेनिक फूड खाना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं और वो जंक फूड हैं, ये जो केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव से मिले हुए फूड हैं, ये सारे फूड इनर लाइनिंग को जाके डैमेज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और पेशेंट सूदिंग चीज़ें खाएं और बलवर्धक औषधियों का इस्तेमाल करें तो पेशेंट्स को लाभ होता है। डॉक्टर वर्मा, एक आम धारणा है कि स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से भी अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। जो डे टू डे स्ट्रेस होती है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को इन्फ्लुएंस नहीं करती। डे टू डे स्ट्रेस से तो IBS, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, वो बीमारी पैदा होती है। जहाँ तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सडन स्ट्रेस, जैसे कोई कोर्ट में केस लूज़ कर जाए, उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का अटैक आ सकता है, या सडन लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर, इस तरह की कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले पेशेंट को, उससे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज़ डे टू डे स्ट्रेस से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों को एंटी स्ट्रेस मेडिसिन नहीं देते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। एंटी स्ट्रेस मेडिसिन IBS के पेशेंट्स को दी जाती है, जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसमें स्ट्रेस की मेडिसिन देने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो इम्यूनो मॉड्यूलरी मेडिसिन ही फ़ायदा करती है, क्योंकि यह एक इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पेशेंट को डिजीज़ ज़्यादा एग्रेवेट करती है। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जो बताया गया है भयज और शोकज, जो अतिसार के अलग अलग प्रकार बताए गए, यही इसी के अंदर आ रहे हैं सब कुछ। हाँ, यानी आयुर्वेद भी कितना जानता था कि भाई ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी जो है आज हमें मिलती है, जो मॉडर्न मेडिसिन में भी इसका हमें डिस्क्रिप्शन।
हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद में तो वातज, पित्तज, कफज, अतिसार, फिर भयज, रक्त शोकज और रक्तज अतिसार। रक्तज अतिसार में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल क्लियर कट पता लगता है कि उसमें सभी तरह के अतिसारों का समावेश होता है। तो इसीलिए इसकी मैनेजमेंट आयुर्वेद में बहुत अच्छी है। यही कारण है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आयुर्वेदिक दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में पेशेंट को इन दवाइयों से आराम ही नहीं मिलता। जब आराम नहीं मिलता वो कहते हैं कोलन को रिमूव कर दो। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में उनके पास सर्जिकल उपचार बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोलन को रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट के लाइफस्टाइल भी तो, उस पर भी तो प्रभाव पड़ता है और उसका तो फॉर लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम रहेगा, फिर लाइफ टाइम प्रॉब्लम उसका। मैंने देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के जितने भी एडवांस केसेस हमारे पास आए, जिनको स्टीरॉयड से भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें स्टीरॉयड्स या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो उन रोगियों को बहुत जल्दी आराम आया और थोड़े दिन बेल खाने से, हर मरीज ने मुझे कहा कि बेल खाने से हमें डेफिनेट लाभ हुआ है। तो इतनी करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर इसकी रिसर्च पे लग रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट दिस कि बेल के ऊपर वो काम करें। बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा, एक आखिरी सवाल, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज होते हैं, अगर उनका समय रहते ट्रीटमेंट ना किया जाए तो किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं? पेशेंट को अपनी कोलन रिमूव करानी पड़ेगी। दूसरा, अल्सरेटिव कोलाइटिस की अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वैसे तो मॉडर्न मेडिसिन में ये भी लिखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ जाती हैं इंटेस्टाइन में। अगर पेशेंट प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता तो उसको ये नुकसान हो जाता है। जैसा कि मैंने क्लियर किया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेजर सिम्टम रहता है ब्लडी डायरिया। तो पेशेंट को जब 15-20 मोशन ब्लड के आ जाएंगे, उसमें तो खून की कमी आ जाएगी। कई बार खून की कमी इस कदर हो जाती है कि पेशेंट को खून की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो अनीमिया इसमें मेजर एक कॉम्प्लिकेशन है। कैंसर ऑफ कोलन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अतिरिक्त पेशेंट में कभी कभी लिम्फेंजिनाइटिस एक डिजीज़ होती है, उसके लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और एक और कॉम्प्लिकेशन कोलाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कोलाइटिक आर्थराइटिस। पेशेंट्स को जनरली जो क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं उनके किसी न किसी जोड़ में सूजन हो जाती है। जब सूजन होती है तो वहाँ पर दर्द होने लगता है और जॉइंट स्वोलन हो जाता है। लेकिन यह कोलाइटिक आर्थराइटिस दूसरे आर्थराइटिस से अलग होता है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, उससे अलग होता है। जनरली कोलाइटिक आर्थराइटिस में सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ये मोनो आर्टिकुलर होता है। आमतौर पे पेशेंट कहते हैं जी मेरे घुटने में, एक ही घुटने में दर्द है, तो उसका डायग्नोसिस भी फिर अलग से किया जाता है। तो अगर पेशेंट का कोलाइटिस एग्रेवेटेड है तो उसको कॉम्प्लिकेशन में कोलाइटिक आर्थराइटिस भी हो सकता है। डॉक्टर शाह, डॉक्टर वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए तो आपने पिछले कुछ एपिसोड से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर शाह और डॉक्टर वर्मा ने जितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में वो आपके लिए लाभदायक होगी। आप सही आहार और विहार का पालन करें और स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या हमारे कार्यक्रम के बारे में आप कोई राय भेजना चाहते हो या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है